वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 16 है। एक बेहतर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। एक ही वीडियो में इन सारी चीज़ों को नहीं किया जा सकता। आप बिहार जे मॉक इंटरव्यू सीरीज के बाकी अन्य पार्ट को भी देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह एक स्पेशल वीडियो है। आप इस वीडियो में कुछ अलग सी बातें करूँगा और एक मैंने ऐसा महसूस किया है। देखिए, नंबर 1, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूँगा और उन तथ्यों पे आप विचार करेंगे। जो भी कैंडिडेट हैं इंटरव्यू के लिए, ऑलरेडी उन्होंने मेंस क्लियर किया होता, उन्हें आंसर का पता होता। वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसको वो आंसर नहीं कर सकते, लेकिन जब वो बोलते हैं तो बोलते वक्त उनके ओरेटरी स्किल्स, जो बोलने की कला को हम लोग ओरेटरी स्किल्स कह सकते हैं, उनके ओरेटरी स्किल्स में फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी दोनों झलकनी चाहिए। अगर फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर आपका इंटरव्यू उतना बेहतर नहीं माना जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे बोलने में समय लगा या बोल नहीं पाए, तो यह वीडियो खासकर कि हाउ टू डेवलप योर ओरेटरी स्किल्स उस पे आधारित है। हम लोगों ने एक मॉक भी कराया ओरेटरी स्किल को डेवलप करने के लिए। इस वीडियो के उसमें देखेंगे आगे के पोर्शन में कि वो मॉक भी एज इट इज इस वीडियो के साथ पोस्ट किया गया है। तो जो आप ठीक से बोल नहीं पाते, इसके वजह पे विचार कीजिए कि आखिर क्या वजह है कि आप क्यों नहीं ठीक से बोल पाते। देखिए, एक चीज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपने अभी जस्ट LLB किया है, लॉ एक एडवांस डिसिप्लिन है, मैच्योरिटी आने में कुछ वक्त लगेगा। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट, वो उतना इफेक्टिवली नहीं बोल सकते, चाहे वो टॉपर भी क्यों ना हो। ये मैच्योरिटी आने में एक एडवांस डिसिप्लिन है, थोड़ा समय लगता है। जब आप 5-10 साल गुजारेंगे और वो भी अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, तो ये स्किल अपने आप ही आपकी डेवलप हो जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर जो भी आपका स्टेज है, जैसे फ्रेशर है, इस दौरान ही आप कैसे अच्छा बोलें, किस तरह से आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो। तो अब ठीक तरीके से बोलने के लिए विथ कंसिस्टेंसी एंड फ्लुएंसी आपके पास आंसर होना चाहिए, आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होना चाहिए, और आप मॉक जब भी दें तो पूरी तैयारी के साथ दें। आप अचानक से मॉक में पहुंच गए और रैपिड फायर के तौर पे क्वेश्चन पूछे जाने लगे और आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, तो बस वही बात होगी, तैरना आता नहीं और बीच समंदर में छलांग लगा दिया आपने। तो तैयारी कर गए। अब देखिए, जो इंटरव्यू का बहुत लंबा चौड़ा प्रिपरेशन नहीं होता। जो भी इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर्स होते हैं या जो लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, वो भी अपनी तैयारी करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं। वो भी इस बात से को देखते हैं कि पिछले इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, और वो भी उसी पैटर्न के आसपास ही क्वेश्चन पूछेंगे। कुल का मतलब यह है कहने का कि जैसे मेंस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो कुछ हद तक आपकी तैयारी हो जाती है, उसी तरह से पिछले इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, अगर उन क्वेश्चंस को भी आप कर लेंगे, उनके आंसर को कॉपी में लिख के शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, और जब पूरी तैयारी हो जाए तो आप मॉक दें, तो इस तरीके से आपका ओरेटरी स्किल डेवलप हो सकता है फ्लुएंसी एंड कंसिस्टेंसी के साथ। हम लोग तो ऑनलाइन मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ऑफलाइन का नॉमिनल चार्ज रखा गया है। तो इसमें आप हमारे साथ भी जुड़कर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9262810582। इस पे आप अपना नाम और 32 बिहार इंटरव्यू
लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दें। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोग अपने ग्रुप में हर रोज 20-20 क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से। और अब तो 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी, दशहरा वगैरह की और संडे वगैरह की। मंडे से क्लासेज रेगुलर होंगी, लेकिन 1-to-1 सेशन हम लोग उन स्टूडेंट को दे रहे हैं जिन्हें बोलने में इशूज है, जो ठीक तरीके से आंसर जानते हुए भी ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, उनके लिए। तो इंटरव्यू आपका बस इतना ही है, 10 से 12 मिनट एवरेज आपका इंटरव्यू चलता है। 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। आपसे चंद सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों के लॉजिकली एंड लीगली करेक्ट आंसर आपको देने हैं। अगर आपके एक्सप्रेशन सही हैं और आंसर आपके लॉजिकली और लीगली करेक्ट हैं, तो आपके बहुत अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ओरेटरी स्किल्स को डेवलप करने के लिए कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर भी डिक्टेट कराते हैं। कैंडिडेट को बोलते हैं कि मिरर प्रैक्टिस करें और फिर उसका मॉक ये 1-to-1 सेशन में हम लोग करवाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट, कुछ कैंडिडेट के ओरेटरी स्किल्स ठीक हैं, वो अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, तो उन्हें कम सेशन की ज़रूरत होगी। जिनकी ओरेटरी स्किल कमज़ोर है तो उनको थोड़ा ज़्यादा सेशन की ज़रूरत है। इस तरीके से आपकी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। इस वीडियो में वही ओरेटरी स्किल से ही संबंधित 1-to-1 सेशन का एक वीडियो दिखाया गया, आप इसे देखिए, इससे लाभान्वित हुई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप कैंडिडेट नहीं हैं तो आपकी जानकारी में जो कोई भी कैंडिडेट हैं उन तक इस वीडियो को पहुंच लीजिए। तो आइए देखते हैं ये इसके साथ की रिकॉर्डिंग। अभी ग्रुप में हमने पोस्ट किया है, वन थिंग मस्ट अंडरस्टैंड, जो इंटरव्यू में नए तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो भी जज साहब आते हैं इंटरव्यू में, तो वो लोग अपनी तैयारी करके आते हैं कि प्रीवियस इंटरव्यू में क्या और कैसे पूछा गया, उन्हीं के इर्द गिर्द होता। तो आइडिया इज कि हम लोग अगर प्रीवियस इंटरव्यू के क्वेश्चन की मास्टरी कर लें तो हमारा इंटरव्यू सेशन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार हो सकता है। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता। यस सर। तो रोज क्वेश्चन पोस्ट किए जा रहे हैं 20-20 के रेशियो में। तो उन क्वेश्चंस को ये इंडिविजुअली किसी को नहीं दिए जाएंगे। इंडिविजुअली सबको दे पाना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो दिस इज ग्रुप से आपको वो सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है कॉपी में, उनके बेहतरीन आंसर लिख लेना है और शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना है। मॉक जो है तैयारी के साथ हो तो बेहतर है, और बगैर तैयारी के साथ हो तो तैरना आता नहीं, बीच समंदर में छलांग लगाने वाली बात हो जाएगी। तो therefore now let us start। आज आपका हम लोग एविडेंस में करेंगे। एविडेंस में जो क्वेश्चंस ग्रुप में पूछे गए हैं उन्हीं से आपका करेंगे। रात को सेशन में नहीं थे आप? नहीं सर, मेरा ऑफिस 9:30 तक चलता है। हाँ, तो इसलिए ज्वाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसका वीडियो यूट्यूब पे आएगा, वो देख लीजिएगा। यस सर। मैं थोड़ा निकाल लूं क्वेश्चन। यस। क्वेश्चन आपका इनफॉर्मल तो हो चुका है? इनफॉर्मल हो चुका है, यस सर। या उस पे कुछ और भी करना है? सर मैं इनफॉर्मल में ये था कि जैसे मेरा जॉब प्रोफाइल था, मैंने कुछ दिन काम किया था एक लॉ फर्म में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने बताया था। तो सीपीसी आपने कहा था कि करने के लिए थोड़ा सा अच्छे से प्लीडिंग्स क्या है, तो मैं उस पे
चाह रहा था कि एक आपको आप चूंकि लॉ फर्म में आपने काम किया है तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आपको पूछे जाएंगे। तो आज ओके सर। लॉ फर्म बेस्ड ही आप क्वेश्चन को लिखते जाएंगे, उसका आंसर भी लिखते जाएंगे। और मतलब टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अब ये कोई जादू की छड़ी है नहीं कि ऐसे घुमाया और काम, मतलब वो आपको टाइम देना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। एंड मिरर प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता। मिरर प्रैक्टिस Yes. इज हेल्पफुल ओनली व्हेन यू हैव द परफेक्ट एंड द बेस्ट आंसर। अगर आंसर सही नहीं है तो फिर वो मिरर प्रैक्टिस भी बेकार ही हो। यस सर, यू यस सर। So, yes, Saqib, what you did after passing LLB? सर आई आप प्रैक्टिस फॉर अराउंड जस्ट देखिए, ये एक चीज आपको नोट करना है। आप नजरें ऊपर करके जवाब नहीं देना है, आपको आई टू आई कांटेक्ट रखना है। यस सर। ये जैसे मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ तक कि ऑनलाइन है, नजरें आपकी ऊपर हो रही हैं, तो आई टू आई कांटेक्ट मतलब Yes, sir. कन्वीनियंट तरीके से तो आप जवाब दीजिए। व्हाट यू डिड आफ्टर पासिंग LLB? Sir, I have practiced for around 1 year after doing my LLB in a law firm. My practice areas was basically included filing of eviction petition, drafting of petitions, filing of civil suits for possession, and drafting of complaint cases under Section 200 of CRPC and under Negotiable Instrument Act. Only Thereafter, only drafting aspect. drafting as well as appearing before courts as well, arguing matters, filing various written statements, written submissions as well. आंसर लिखिए इसका। आई ज्वाइन ए लॉ फर्म। Yes, sir. एट लॉ फर्म नाम लिख दीजिए, जो भी नाम था। Yes, sir. Iconic law firm था। Yes, sir. जो भी आई ज्वाइंड ए लॉ फर्म एंड माय वर्क एरिया वाज drafting various petitions Yes, sir. अब वेरियस पिटीशंस का जो आपने किया है वो लिख दीजिएगा। क्या क्या पिटीशन ड्राफ्ट किया है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कंप्लेंट केस, Negotiable instrument का complaint case, eviction petition under उसमें लीगल पैरा क्या होता है प्लीडिंग में? legal para, sir. Sorry. लीगल पैरा भी कुछ होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में? नहीं सर, लीगल पैरा नहीं, बस बेसिकली फैक्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं। कब चेक किस वजह से चेक दिया था, कब वो बाउंस हो गया, क्या डेट थी, क्यों दिया था, मतलब ये सारे फैक्ट्स। ज्यूरिसडिक्शन का पैरा लिखेंगे नहीं लिखेंगे? यस सर, जुरिसडिक्शन का लिखते हैं इसमें। वो लीगल पैरा कहा जाएगा नहीं कहा जाए? आपने किया है ड्राफ्टिंग या वैसे बोल दिया? नहीं सर, किया है ड्राफ्टिंग। या जस्ट लेट मी नो, चूंकि ये जैसे ही आप बोलेंगे तो वहां पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे और सवाल जस्ट लिसन पेशेंटली। एक हैबिट है, मतलब एक जुडिशियल मैनर है, जुडिशियल एटिकेट है, जुडिशियल रिक्वायरमेंट है, एंड दिस थिंग हैवली मैटर्स। आपको इम्पेशेंट नहीं होना है व्हाइल हियरिंग। अब जैसे अभी मैं बोल रहा था, आप बीच में टोक रहा था अभी, तो ए जज हैज टू बी ए गुड लिसनर। ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, इस रिकॉर्डिंग को जरूर सुनना है आपको। ए जज हैज टू बी ए गुड एंड पेशेंट लिसनर। अगर आप इफ यू आर नॉट ए गुड एंड पेशेंट लिसनर, योर पर्सनालिटी इज नॉट सुटेबल टू द प्रोफाइल ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर। तो whether you are a good listener or you are a bad listener, ये वो इंटरव्यू के दौरान this is very very closely monitored।
तो आप बीच में मतलब आपको कुछ भी इरिटेटिंग क्वेश्चंस भी हो या कुछ भी, तो आपको हमेशा स्माइलिंग फेस रखना है और उस हिसाब से आपको जवाब देना है। तो यस सर। अब नाउ ये अब जैसे आप बताएंगे कि लॉ फर्म में, तो वो जैसे आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कंप्लेंट फाइल किया, कौन से सेक्शन के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल होती है? सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हाँ, उसमें जो है दूसरी पार्टी को क्या कहते हैं? दूसरी पार्टी को सर रिस्पोंडेंट कहते हैं, कंप्लेनेंट एंड अक्यूज पर्सन कह सकते हैं। तो दूसरी पार्टी को रेस्पोंडेंट कहते हैं। तो रेस्पोंडेंट पब्लिक एक्यूज भी होता है। हाँ, यस। ये जो प्रोसीडिंग है 138 की, ये सीपीसी से गाइडेड होती है या सीआरपीसी से? सर सीआरपीसी से गाइडेड होती है। ये नेचर ऑफ प्रोसीडिंग क्या है, क्रिमिनल है या किस तरह का है? सर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है या समरी है? सर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, समरी प्रोसीडिंग भी इसमें इंक्लूडेड होती है, बट अगर अप्रूव्ड हो जाती है तो समरी प्रोसीडिंग चलती है, बट इसमें क्या प्रूव हो जाती है? सर इसमें मतलब थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा, बट इसमें समरी तो प्रोसीडिंग इंक्लूडेड होती है। ये तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, पढ़ना पड़ेगा। कब पढ़ेंगे? क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो? यस सर, थोड़ा सा मुझे इसमें देखना होगा सर। नोट कीजिए, आप तैयार कीजिए इसको। ये जैसे ही आप बोलेंगे आप लिटिगेशन में रहे, दिस इज द बेस्ट फॉर देम, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इसी को तैयारी करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे पिटीशन का फॉर्मेट था, आपने पार्टी के केवल नेम एड्रेस चेंज किया और वैसे ही कट कॉपी पेस्ट कर दिया? नहीं सर, फॉर्मेट तो लॉ फॉर्म में रहता है, मतलब कि बट उसमें मतलब फैक्ट्स ऐड करके सब चीज को पढ़ के फिर उसके बाद फाइल किया था। 2 केसेस मैंने फाइल किए थे। बेसिकली आप जो देखेंगे लॉ फर्म वगैरह में, बेसिकली ड्राफ्टिंग का काम टाइपिस्ट करता है बेसिकली, and that typist is more effective than LLB holder advocates जो freshers हैं। Yes, sir. मैं भी 30 years प्रैक्टिस किया और मेरा जो स्टेनो था, he was more effective than a practitioner of 10 years जिन्होंने LLB Yes, sir. LLM का रखा। तो आप इंटरव्यू में जैसे ही ड्राफ्टिंग का पूछेंगे तो चूंकि जजेज आर फेड अप विद द ड्राफ्टिंग, बहुत ही पुअर ड्राफ्टिंग होती और हमेशा हर जज 2-4 वकीलों को डांट लगाता है कि कहाँ लिखा है, पेज पढ़ के सुनाइए ऐसा। तो इश्यूज विद द ड्राफ्टिंग इज ए मेजर इशू इनटू ए लीगल सर्कल। तो जैसे ड्राफ्टिंग वगैरह आप बोलेंगे तो बेहतर है कि आई ज्वाइन द लॉ फर्म, माई वर्क एरिया वाज समटाइम्स ड्राफ्टिंग, समटाइम्स अपीयरिंग इनटू द कोर्ट। ये सब मैंने इविक्शन पिटीशन, जस्ट टू ऐड, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, जस्ट टू ऐड कि इविक्शन पिटीशन पे भी काफी काम किया मैंने, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। उसमें लीगल पैरा 14(1)(e) के अंतर्गत लीगल पैरा क्या होता? लीगल पैरा ये होता है कि सर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस व्हेन देयर वाज अ बोना फाइड रिक्वायरमेंट ऑफ द पिटिशनर ऑब्लिक लैंडलॉर्ड फॉर हिज ओन यूज। The cause of action arose when the tenant refused to vacate the premises, and the cause of action is still subsisting since the tenant, despite notice from the landlord, has not vacated the tenanted premises.
और कुछ होता है लीगल पैरा में? सर इसमें तीन बोनाफाइड रिक्वायरमेंट में तीन मेजर पॉइंट्स होते हैं, दैट द लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, that the landlord has got his own bona fide requirement to open any business or to do anything for his own requirement, and third is that that there is no suitable alternate premises available for the landlord to carry out that business. अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल अल्टरनेटिव एकोमोडेशन, ये बात जो अभी आपने बोला पहले वाले में मिस कर गया था। ओके सर, ये अभी आपने बोला ना कि और कुछ, तब आपने बोला, तो दैट्स गुड। इंटरव्यू आप दिल्ली में दे रहे होते तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सो फार एज डीआरसी पिटिशंस आर कंसर्न, तो यू फाइल ओनली पिटिशंस और यू फाइल रिप्लाई आल्सो? डिड यू फाइल रिटन स्टेटमेंट? डिड यू फाइल आल्सो? written statement. Did you appear? Was there any case in the capacity of defendant against suit for possession? Yes, sir. I appeared. Written. Have you ever drafted a written statement? No, sir, not written statement, but reply to a revision filed by the landlord. I appeared to the tenant. What is preliminary objection? Sir, preliminary objection is an objection raised by a party regarding the jurisdiction of the suit, or regarding the maintainability of the suit, which will bar the proceeding. Answer लिखिए। Objection raised upon legal issues. Okay, sir. ये छोटा सा एक्यूरेट एंड परफेक्ट आंसर है। Whatever suit is barred by a specific relief act, suit is barred by another act. मतलब legal objections are known as preliminary objections. Okay, sir. What is reply on merit? Sir, reply on merit is given by a party regarding the points taken by the other party, regarding the maintainability and other points taken by the maintainability के लिए तो that is a legal issue. You have already taken objection into preliminary objection. So reply on merit is para-wise reply of the fact of the case. Okay, sir. मतलब fact of the case and legal issues both are different things. Yes, sir. तो इन सारे चीजों को रिकॉर्डिंग सुनते हुए आप अपडेट कर लीजिएगा खुद को। दिस इज नंबर 1। ये लॉ फर्म का और क्या क्या किया आपने? 138 किया, इविक्शन पिटीशन किया, और क्या किया आपने? सूट फॉर पोजेशन किया था। सूट फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट। यस सर। सूट फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट। यस सर। Now plaintiff says that his premises was capable to fetch income of rupees 1 lakh per month. Yes, sir. And thereby plaintiff suffered a loss of rupees 1 lakh per month. Defendant says that he made profit only to the tune of rupees 10,000 per month. What amount is to be decided into mean profit? Either loss of the plaintiff or what the defendant has got? Sir, according to mean profit, it says that it is a gain, wrongful gain acquired by the defendants while being in the possession of the property. So the possession of defendant should be what type? Lawful, unlawful? Sir, lawful. It should be lawful. Defendant का possession should be lawful.
In case Sir, of mean profit, no, sir. So, the defendant should be, the possession should be unlawful. possession should With be regards to- possession should be unlawful or possession should be wrongful. It would be wrongful, sir. Are you sure? Yes, sir. It's wrongful or which one is wider, wrongful or unlawful? Sir, unlawful is wider than wrongful, but in terms of means profit, the possession. Unlawful is wider or wrongful is wider. Sir, according to me, unlawful is a wider term. What according to me, can you rewrite the law? What according to me? Instead of saying according to me, say I think. I think, yes. According to me, arrogant है. Yes, sir. According to me, मतलब this is absolutely arrogant. According to me कभी भी नहीं कहना है. I think, जहाँ doubt हो. Okay, sir. Wrongful is more wider. Unlawful is only when it is contrary to law. May be subject matter of crime. Okay, sir. And say the wrongful is also, as per landlord, lease is terminated. As per you, lease is not terminated. So that may not be unlawful, that may be wrongful. So the word wrongful is more wider. Yes, sir. अब मान लीजिए कि टेनेंट को अगले महीने खाली करना था और टेनेंट को कोई दूसरा एकोमोडेशन नहीं मिल पाया और इस कारण से वो खाली नहीं कर पाया. Yes, sir. Is that unlawful or that is wrongful? टेनेंट को 1 तारीख तक खाली करना था, 1 तारीख तक टेनेंट को कोई दूसरा एकोमोडेशन नहीं मिल पाया जिस कारण से मजबूरी में टेनेंट वहां रुका. Yes, sir. तो इज दिस अनलॉफुल और रॉन्गफुल? Sir, wrongful होगा. हाँ, नाउ यू गॉट इट. तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है. सूट फॉर पोजीशन. Yes, sir. व्हाट इज सेक्शन 6 SRA? Sir, section 6 of SRA, I'm not able to recall, sir. I need to. You have drafted suit for possession. Say a man is dispossessed from property. He approaches you to file a suit for possession. Under what provision of law you will file that suit? Yes, sir. Under section 6 of SRA. What is that? Sir, I'm not able to exactly recall the wordings of it, but सेक्शन 6 को पढ़ लीजिए. सूट फॉर डिस्पोजेशन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ही होता, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे नहीं होता और 6 मंथ का टाइम होता है इसमें. yes, sir. 6 मंथ्स. उसमें जो प्लेंटिफ का लीगल राइट है या नहीं है ये नहीं देखा जाता. दिस इज बेस्ड अपॉन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी और प्लेंटिफ का डिस्पोजेशन रॉन्गफुल होना चाहिए अगेंस्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो सेक्शन 6 को अगर सूट फॉर पोजेशन की बात करेंगे और सेक्शन 6 ये सारे नहीं पढ़ा है तो दिस इज लाइक ए ब्लफ, दिस इज लाइक ए फ्रॉड. मतलब इंटरव्यू वाले लेंगे कि सूट फॉर पोजेशन एंड नॉट नोइंग सेक्शन 6. अभी आपके पास ये सारे है? नहीं सर, अभी तो नहीं है. चेक कर लीजिएगा. ठीक है सर. हाँ, ये सर मैं बता देंगे. हाँ,
what type of next case you handle? नेक्स्ट ड्राफ्टिंग आपका नेगोशिएबल हो गया, डीआरसी हो गया, सूट फॉर पोजेशन, क्रिमिनल क्या? Criminal complaint under section 200 CRPC I filed. एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से झगड़ा होता है, हो गया पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने को, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखा, तो आपको अप्रोच करता है, आप क्या करेंगे? सर क्रिमिनल कंप्लेंट एक बनाएंगे, एक कंप्लेंट सबसे पहले पुलिस में देंगे, जो भी इशू हुआ, जो भी पुलिस ने तो कंप्लेंट लिखा ही नहीं, तो फिर देके क्या करेंगे? नहीं सर, एक रिटर्न में कंप्लेंट देंगे उनको, अगर वो फिर भी एक्शन नहीं लेते फिर उसके बाद एक क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट के सामने। ये आपका आंसर होगा। आपसे सवाल पूछा गया है कि दो पड़ोसियों का आपस में झगड़ा हुआ, उसमें से एक आया आपके पास कोर्ट केस फाइल करने के लिए, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि ऑन द एलिगेशन क्या कोई ऑफेंस मेड आउट होता है या नहीं होता। पहली बात, अब झगड़ा हुआ था तो क्या कोई इंजरी ही हुई या इंजरी नहीं हुई, इंजरी हुई तो उसका मेडिकल रिपोर्ट क्या है। एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता? एमएलसी का फुल फॉर्म मेडिकल लीव सर्टिफिकेट सर। मेडिकल लीव ये फिर ब्लफ हो गया। आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं और एमएलसी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, यस सर, मेडिकल लीव सर्टिफिकेट है, वो तो तुक्का मारा आपने, तुक्का ही मारा था ना। यस सर, तो ड्यू में मैं था तो तुक्का बहुत, मतलब आज भी फेमस है तुक्का, गेस करना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑन द एवरमेंट्स कोई ऑफेंस मेड आउट है या नहीं। अगर ऑफेंस मेड आउट होता है तो आप एक कंप्लेंट एसएचओ और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजेंगे कि ऐसे ऐसे गया, और उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो क्रिमिनल कंप्लेंट अलोंग विथ सेक्शन 156(3) फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर आप लॉन्च करेंगे। जैसे ही क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होगा तो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होने के बाद कोर्ट क्या करेगी आफ्टर फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट? सर, आफ्टर फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करती है कंप्लेनेंट का कि क्या क्या हुआ, जो भी इशू था उसके रिगार्डिंग। फिर उसके बाद वो कोर्ट एविडेंस को चेक करती है, टेस्टिमनी को चेक करती है कंप्लेनेंट के, और फिर जो भी एविडेंस प्रोवाइड किया है कंप्लेनेंट ने, और उन सबको देखने के बाद कोर्ट प्राइमा फेसी अगर एग्री करती है कि कोई कुछ उसमें एक्यूजेशन ट्रू है, तब कोर्ट समन इशू करती है। अगर समन केस है तो या अगर उसमें कोर्ट ये देखती है कि जो एलिगेशंस हैं वो कॉग्निजेबल हैं, तो कोर्ट एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर देती है जिसको। तो क्रिमिनल केस में जो कंप्लेंट केस होता है
उसमें कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेती है? कंप्लेंट केस में कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है या नहीं लेती? यस सर, कॉग्निजेंस कंप्लेंट केस में भी लेती है। कॉग्निजेंस बेसिकली कोर्ट का एक्शन लेना, समन इश्यू करना ही कॉग्निजेंस का एक पार्ट हुआ। कि अगर कोर्ट को लगा कि सारे जो भी फैक्ट्स हैं वो ऑफेंस शो कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट समन इश्यू करके कॉग्निजेंस उसका लेती है। कॉग्निजेंस किस लिए लिया जाता है? कॉग्निजेंस सर लिया जाता है टू सेट द लॉ इनटू मोशन, की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जाए। वो तो सेट द लॉ इनटू मोशन विद फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट हो जाता है। क्रिमिनल लॉ by two ways set into motion, one by registration of FIR and other by filing of complaint. So cognizance, Yes, for what purpose cognizance is taken? So cognizance basically court after paying all the evidence before it comes to conclusion. 190 के 1C में क्या कहा गया कि कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करके कॉग्निजेंस लेगी या एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट? सॉरी सर, इसका मतलब कि मतलब ये हुआ कि वो प्रोसीडिंग्स को बढ़ा रही है आफ्टर सीइंग ऑल द एविडेंस बिफोर इट। Cognizance, court applies its judicial mind whether to commence criminal proceeding or not. Yes. वन 190 का जो सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी है वो क्या कहता? CRPC है अभी आपके पास? नहीं सर, मेरे पास अभी तो लेके आई कमरे में नहीं है? नहीं सर, अब वो नीचे दूसरी जगह रखी हुई है। अच्छा, मोबाइल में है? मोबाइल में है सर। निकालिए 190 क्लॉज 1 सबसेक्शन सी पढ़ के सुनाइए। नहीं मिला? यस, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन ए पुलिस अफसर। यस तो सर। कंप्लेंट केस जैसे ही फाइल होगा वैसे ही कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। कोर्ट जो कंप्लेनेंट और विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है, whether that is trial or inquiry. सर इंक्वायरी में आएगा वो। Inquiry is normally conducted before framing of charge. चार्जेस, यस सर। Once charges has been framed, only
trial is to be conducted. Yes, sir. At the time of framing of charge, कोर्ट क्या देखती है? सब कोर्ट एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज खाली कंप्लेनेंट के एविडेंस को देखती है कि क्या क्या उसने एविडेंस प्रोवाइड किया, क्या टेस्ट लिखिए, आंसर लिखिए, एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. यस, Whether allegations are sufficient to hold trial or not. होल्ड की जाए टू कंडक्ट, होल्ड नहीं, कंडक्ट लिख दीजिए. Whether allegations are sufficient to conduct trial or not. यस, At the time of framing of charge, accused का डिफेंस नहीं कंसीडर किया जाता. क्यों? सर क्योंकि उस टाइम ट्रायल नहीं start होता है। लिखिए, क्वेश्चन लिखो. At the time of framing of charge, defense of accused is not considered. आंसर लिखिए. Defense of accused has to be considered during trial and not before. आगे लिखिए. At the time of framing the charge, at the time of framing the charge, comma, whether trial will result into acquittal or conviction, is totally irrelevant. यस सर, अगला लाइन लिखिए. एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग द चार्ज, court has only to see whether a prima facie case is made out or not. Sufficient for the purposes of conducting trial. आगे लिखिए. Accused can be heard on limited point Accused can be heard on limited point on the basis of prosecution story.
यस अगला पॉइंट लिखिए, फाल्सिटी और ट्रूथफुलनेस। falsity or truthfulness of prosecution story is not judged at the stage of framing of the charge यस but it is judged at the conclusion of trial. It is judged at the it is judged during trial. ड्यूरिंग द हाँ, ट्रायल का है, जजमेंट भी ट्रायल का ही पार्ट। यस सर आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा देर तक कर लिया है। एक एक मिनट का समय बहुत कीमती है। आप देख ही रहे हैं ना Yes, sir. कितने सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास। और आई Yes, sir. थिंक कि ये वाला जो सेशन है जो रिकॉर्ड किया गया है, इसको बाकी बच्चों में अवेयरनेस के लिए थोड़ा कि 1-to-1 सेशन से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अब ग्रुप मॉक में तो हर किसी को फायदा नहीं मिलता। हम लोग भी चाहेंगे एज ए इंस्टीट्यूशन कि बच्चे लोगों का जितना मैक्सिमम हेल्प सपोर्ट कर सकें तो कर ही रहे। मैं ये रिकॉर्डिंग अभी आपको भेजता हूँ। और यस फर्स्ट वाला तो नहीं, लेकिन कुछ सेशन हम 1-to-1 सेशन जो होता, कुछ सेशन को यूट्यूब पे भी डालते हैं। तो आज वाला सेशन आई थिंक दिस इज रेलिवेंट यूट्यूब के लिए। यस सर आज वाला रहने दीजिएगा, मे बी नेक्स्ट वाला कर लीजिएगा व्हेन आई एम बेटर प्रिपेयर्ड। सो थोड़ा सा और मैं आपका चेहरा ब्लर कर दूंगा। यस सर कर सकते हैं या दैट फाइन। या चेहरा या नेम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। ऐसे तो कोई जानता नहीं बिना नेम का। यस सर आप ही से यस सर क्या आप ही से घबराइए मत। पॉइंट इज कि ये जो बोलने में जो प्रॉब्लम है ना, जो टॉपर होता है उसको भी प्रॉब्लम होता। तो आप साइकोलॉजिकली डीस्टेबलाइज नहीं होइएगा कि मैं तो बोल नहीं पाया ठीक से, सर ने मुझे डिक्टेट कराया क्वेश्चन को। ये प्रॉब्लम जो टॉपर होगा उसको भी होता है। आप हमारे पास बिठा दीजिए, हम इंटरव्यू लेते हैं उसका, तो फिर देखिए क्या उसकी तबीयत होती है और क्या। नहीं तो क्वेश्चन इज दिस कि ये इशूज, लॉ एक एडवांस डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। आप लोग भैया अभी फ्रेशर हैं, अभी आप लोग उतने बेहतरीन तरीके से आंसरिंग नहीं कर सकते। बेहतरीन आंसरिंग के लिए आपको समझना पड़ेगा। हर लॉ यूनिवर्सिटी में और हर जगह शुरुआती दिनों में रट्टा मार के ही काम चलता है। और रट्टा मारेंगे, आपका लॉजिक प्रोविजन बिल्कुल क्लियर है। लॉजिक और प्रोविजन के साथ होना चाहिए। तो चलिए आज वाले सेशन में कोई ये नहीं है, मैं नाम वाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। आज वाला सेशन आई होप एंड बिलीव कि दिस में बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल टू द स्टूडेंट्स। श्योर सर। और ये आपका दूसरा सेशन हो गया। आपका Yes. तीसरा सेशन कल होगा। तो और बिल्कुल टाइम से, टाइम मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई रिक्वायरमेंट
या कुछ भी एनीथिंग, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो टेक्स्ट नहीं करना है, डायरेक्ट कॉल करना है। टेक्स्ट करने में, उन मैसेजेज को पढ़ने में दोनों का समय बर्बाद होगा, मेरा भी समय बर्बाद होगा, आपका भी होगा। सीधे फोन रिंग कर लिया, अगर मैं फ्री होऊंगा तो फोन पिकअप कर लूंगा, अगर फ्री नहीं हूं तो कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। टेक्सटिंग इज नॉट गुड। मेरा Yes, sir. मतलब पूरी दुनिया तो टेक्स्ट ही करते है, जितने आप देखेंगे सब लोग तो टेक्स्ट ही करते हैं ना, लेकिन मेरा बिल्कुल। नहीं, हम लोग ट्रेंड से हटके ही काम करते हैं, जो दुनिया करती है उसके उलट करते हैं। टेस्टिंग हर जगह होता है, बट आई नेवर। ये आपका हेडसेट वाला माइक है कौन सा? अच्छा, हेडसेट वाला माइक। हम लोगों ने एक लिया सेनहाइजर का माइक कोचिंग के लिए, ऑफलाइन के लिए। वी हैव पेड 32,000 सिंगल माइक का। 32 बहुत ज्यादा, अराउंड 30 लाख के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया हम लोगों ने। नहीं सर, अच्छा है, मतलब कि कभी आएंगे देखेंगे। हाँ, उस तरीके से तो ठीक है। सर मैं वो यही कहना चाह रहा था एक पॉइंट और कि मैं मतलब कि सर एक पर्सन भी थोड़ा सा कोचिंग और थोड़ा सा ये लेना चाह रहा था ये इंटरव्यू के लिए। तो मैं मतलब पटना अराउंड 8 या 9 को आना चाह रहा था। आप कभी भी आप कभी भी आ जाइए, अपना जो ठहरने का व्यवस्था कर लीजिएगा, जो भी व्हाटएवर मिल जाते हैं एकोमोडेशन। हमारा तो ऑफलाइन है, वो तो बच्चे लोगों की बहुत डिमांड होती थी कि सर ऑफलाइन ऑफलाइन। हमने कहा लो भैया ऑफलाइन। बच्चे लोग ये भी कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने इतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किया, वो आगे देखने वाली चीज है। 30 लाख रुपये इन्वेस्ट करके कैसा बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर? 2000 स्क्वायर फीट जगह है। एक ऑफलाइन क्लासेज का भी वीडियो बना के हम डालेंगे, ऑफलाइन क्लासेज का भी। तो ठीक है, तो सी यू टुमारो।